आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट इज़ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा में आज हम म्यूज़िक के अंतिम अध्याय में पहुंचे हैं। हम सबसे पहले हम जानते तो हैं क्योंकि हमने हिंदुस्तानी और कर्नाटिक को अलग अलग से किया है, लेकिन फिर भी हम उसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। मैंने लिख दिया आपके सामने एज वाइज डिफरेंसेस। ये कार्नेटिक म्यूज़िक का कॉलम है, ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक का कॉलम है। एज वाइज है। आओ आओ बेटा, शर्मा क्यों रही हो, आओ। कार्नेटिक म्यूज़िक, द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्म, लिटिल इन्फ्लुएंस फ्रॉम अरबिक एंड पर्शियन म्यूज़िक। तो ओल्डेस्ट क्यों ही कहा गया होगा उसको, क्योंकि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की एक धारा बह रही थी जिसका ओरिजिन आप वैदिक पीरियड से जोड़ लीजिए, उस इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अरबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ नॉर्थ इंडिया में जब इंटरेक्शंस हुई तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल इमर्ज कर गया। लेकिन जो अरबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस से ऑलमोस्ट बचा रहा वो एज इट इज़ कॉन्टीन्यूअस रहा, तो वो कार्नेटिक हो गया। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की एक धारा बह रही है, उसमें एक समय के दौरान 13th-14th सेंचुरी के दौरान अरबिक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस आया ड्यू टू द मुस्लिम रूल इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो वो धारा वहाँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक हो गई। लेकिन जो धारा मूल रूप में बह रही थी और इस प्रभाव से बची रही वो आगे कंटिन्यू होती रही और वो कार्नेटिक हो गई। तो इस मैनर में कहा गया है कि कार्नेटिक फिर ओल्डेस्ट है। लेकिन किन्हीं टेक्स्ट में ये भी लिखा गया होगा कि हिंदुस्तानी ओल्डेस्ट है क्योंकि इसका ओरिजिन वैदिक से है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो उसमें आपको आज की डेट में ध्रुपद मिलता है जिसका ओरिजिन ध्रुवपद में है, ध्रुवपद। और ध्रुवपद उस समय में प्रबंध संगीत प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ। और प्रबंध अपने आप में कहाँ से आता है, जातिगान। और जातिगान कहाँ से आता है, सामगान या सामराग, जिसे हम करहार प्रिय भी कह के पुकारते हैं, करहार प्रिय। और ये सामवेद के समय का है, ये वैदिक काल का है। तो इस हिसाब से कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक वैदिक समय का है। एक्चुअली में जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो भक्ति मूवमेंट से प्रभावित है, भक्ति संतों के आने से वो आगे बढ़ा और वो ज़िम्मा जाता है नयनारा अलवारा संतों के द्वारा दिए गए कंटेंट को, तो इसलिए उसे वो भक्ति मूवमेंट से ट्रेस करते हैं। बट हमारी बुक में जैसा लिखा है मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो वो लिखा है कि कार्नेटिक म्यूज़िक द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्म, लिटिल इन्फ्लुएंस फ्रॉम अरबिक एंड पर्शियन म्यूज़िक। वहीं हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में लिखा है केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी कॉमन एरा ड्यू टू द असिमिलिएशन ऑफ पर्शियन म्यूज़िक एंड ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक। दोनों के बीच में एक असिमिलिएशन हुआ। आगे है लोकेशन वाइज, तो कार्नेटिक म्यूज़िक फ्लरिश्ड इन साउथ इंडिया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक फ्लरिश्ड इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज पर्शियन इन्फ्लुएंस वाज प्रीडोमिनेंट हेयर। आगे है नेचर वाइज, तो कार्नेटिक म्यूज़िक इट इज़ रिलीजियस, सो मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज़। रिचुअल्स और सेरेमनीज़ में इसका प्रयोग होता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करें तो इट इज़ अ सेकुलर। इस्लाम नेवर हैड एनी प्लेस फॉर म्यूज़िक इन रिलीजियस लाइफ, क्योंकि इस्लाम में रिलीजियस लाइफ के अंदर म्यूज़िक का स्थान उस तरह से नहीं है। हाँ, सूफ़ी संतों की कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही है और वो ये मानते हैं कि जो संगीत है ये सीधा सीधा अल्लाह के द्वारा दिया गया है, एक ऑर्डेन है, डिवाइन ऑर्डेन। लेकिन जो इस्लामिस्ट फैक्शन के पक्षधर हैं, कट्टर आप मान लीजिए, वो नहीं मानते इस तथ्य को। तो ऐसे में इस्लाम में संगीत की जगह नहीं है, तो फिर संगीत किस रूप में आया होगा, गैर धार्मिक रूप में ज़्यादा विकसित हुआ होगा, इसलिए हम उसे सेकुलर मानते हैं। तो आप लव, डिवोशन, सेपरेशन, खुशियों के भाव, तमाम जितनी भी आपकी भावनाएं हैं उनके लिए संगीत की रचना कर रहे हैं। हिंदुस्तानी म्यूज़िक इस कारण से फिर सेकुलर भी माना जाता है। फिर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा नहीं है कि कार्नेटिक सेकुलर नहीं है, बट हाँ, अधिकतर कार्नेटिक म्यूज़िक का जो यूटिलिटी है वो रिलीजियस पर्पस से रही है एक समय तक। ओके, तो एक सेकुलर रहा, एक रिलीजियस रहा। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, वीणा एज इट इज़ कंटिन्यू रहा वहाँ पे, लेकिन उत्तर भारत में उसी वीणा में परिवर्तन आ जाएगा ना, क्योंकि आप इंडियन वीणा और पर्शियन तंबूरा इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे, सितार, और ये बनाने का ज़िम्मा चला गया अमीर खुसरो को। तो इसलिए उत्तर भारत में सितार
संतूर ये ज़्यादा डोमिनेटेड हो जाएंगे, लेकिन दक्षिण में एज इट इज़ ही वीणा कंटिन्यू रहेगी, दक्षिण में घटम कंटिन्यू रहेगा। तो ये यहाँ पर क्लियर है, वीणा, मृदंगम यानी कि मृदंग, मंदोलिन, घटम, वायलिन, फ्लूट, ये साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूज़िक के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वायलिन का यूज़ बहुत होता है। हमने पढ़ा था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मुक्तुस्वामी दीक्षितार ने वायलिन इंड्यूस किया। ये एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत की बात करें तो आप अक्सर देखते ही हैं नॉर्थ इंडिया में जब भी म्यूज़िक प्ले होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, तबला तो बहुत ही सेंट्रल है। तो तबला, सारंगियाँ, सितार, संतूर, ये उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं। जहाँ दक्षिण में मृदंग महत्वपूर्ण है, वहीं उत्तर में तबला महत्वपूर्ण है। जहाँ दक्षिण में वायलिन महत्वपूर्ण है, वहीं उत्तर भारत में सारंगियाँ। जहाँ दक्षिण में वीणा मशहूर है, वहीं उत्तर भारत में सितार और संतूर महत्वपूर्ण है। ओके, यानी कि कार्नेटिक है वो और ये हिंदुस्तानी है। पैट्रोनेज, संरक्षण किन्होंने दिया कार्नेटिक म्यूज़िक को? टेम्पल्स ने मेजॉरली, दक्षिण भारत के टेम्पल्स, यू नो दैट, रॉयल कोर्ट्स एंड इंडिविजुअल्स। वहीं उत्तर भारत में रॉयल कोर्ट्स, इंडिविजुअल्स, नो रोल ऑफ टेम्पल। तो उत्तर भारत में टेम्पल्स की उतनी भूमिका नहीं रही हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि समय ही 13th सेंचुरी है, 13, 14, 15 सेंचुरी, और ये समय आप नेचुरली जानते हैं कि फिर इस्लाम का डोमिनेंस था, तो टेम्पल्स का कंट्रीब्यूशन उस लेवल पर नहीं माना जाता इस स्ट्रीम ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए। लेकिन दक्षिण भारत में एज इट इज़ वो कंटिन्यू रहा है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का ब्रांच, और उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान तो मंदिरों ने ही दिया था। मंदिर ही आपको देखिए, दक्षिण के हर मंदिर में जाए, मंडपास आर वेरी फेमस, संगीत प्ले किया जाता है, नृत्य होता है वहाँ पर, उसे हम कहते भी नाट्य मंडप, नृत्य मंडप है। ओके, तो वहाँ पर टेम्पल, रॉयल कोर्ट, इंडिविजुअल सबका योगदान। और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में उत्तर भारत में रॉयल कोर्ट और इंडिविजुअल्स, नो रोल ऑफ टेम्पल्स, तो ऐसा लिखा। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, हम उनके बारे में बात करते हैं। ऑल्दो देयर आर स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस, स्टाइल में डिफरेंसेस हैं उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के हिंदुस्तानी और क्लासिकल में। जैसे स्टाइल के रूप में अगर बात करें तो हिंदुस्तानी में आपको धमर, ध्रुपद मिलता है, वहीं दक्षिण में आपको आलापाना जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो स्टाइल के डिफरेंसेस हैं। ऑल्दो देयर आर स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस, द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्वर, सुर, राग और ताल एज द फाउंडेशन ऑफ बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी आर सेम। तो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक की फाउंडेशन के रूप में स्वर, राग और ताल का कॉन्सेप्ट दोनों के मामले में सेम है। स्टाइल में डिफरेंसेस हैं। बोथ हैव अ डीप एसोसिएशन विद रिलीजन, रिलीजन के साथ एसोसिएशन है, क्योंकि जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की स्ट्रीम की बात करते हैं तो फिर तो उसका ओरिजिन वैदिक ही हुआ ना। वो आगे जा कर के दो विभाजन में जा रहा है, एक हिंदुस्तानी और एक कार्नेटिक, वो बात अलग है। बट जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बना उसमें जो इंडियन साइड से कंट्रीब्यूट हो रहा होगा, पर्शियन और अरेबिक तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ, जो इंडियन साइड से कंट्रीब्यूट हो रहा होगा, उसमें तो रिलीजन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा होगा। इसलिए उत्तर भारत में भक्ति और सूफी संप्रदाय का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन है, और भक्ति संप्रदायों के तहत देखा जाए तो रिलीजन का तो बड़ी रोल है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में उस सेंस में। ओके, इतनी बात क्लियर। सो उस मैनर में देखा जाए तो बोथ हैव अ डीप एसोसिएशन विद रिलीजन। आगे, बोथ इवॉल्व्ड विद संस्कृत लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स इन इटसेल्फ एंड थ्रू वैदिक ट्रेडिशंस। तो दोनों ही वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुए हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि दोनों एक समय में कॉमन ओरिजिन से ही आए हैं। द सेंट्रल नोशंस इन बोथ सिस्टम्स आर दैट ऑफ अ मेलोडिक मोड और रागा संग। अब ये कॉमन चीज़ बताई गई है एक इनमें, वो ये है कि द सेंट्रल नोशन इन बोथ द सिस्टम आर दैट ऑफ अ मेलोडिक मोड और रागा संग टू अ रिदमिक साइकिल और ताल। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है कि आपको जो मेलोडीज़ हैं यानी कि जो राग हैं वो ताल पर रख कर गाने हैं, ये दोनों में कॉमन है। आगे बात आती है कि कार्नेटिक म्यूज़िक में मेन एम्फेसिस क्या है। सो मेन एम्फेसिस इन कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ ऑन वोकल म्यूज़िक, and most compositions are to be sung involving गायकी styles। तो वोकल्स पे बहुत फोकस है, गायन पर बहुत फोकस है, इंस्ट्रूमेंट उतनी बड़ी भूमिका नहीं लेते हैं, गायकी स्टाइल है, जैसे हम कह रहे थे ना प्रॉपर गायक। लेकिन वहीं आप जब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में जाते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक
एक्सप्लोरेशन ज़्यादा रहती है। आप आरंभ करते हैं जब संगीत को, तो आप चलते चले जा रहे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारी चीज़ों को फिर उसके साथ अलाइन करना है, सबको वहाँ आके टिकना है। आप जिस मैनर में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कुछ भी बजाइए, तबला, सरोद बजाइए, संतूर, सितार, सब उसके साथ अलाइन करते चले जाएंगे, तो वो उतना गायकी स्टाइल नहीं लगता है, वो उतना वोकल नहीं लगता है। आई बात समझ में? वो ज़्यादा आपको आलाप के रूप में, या ज़्यादा आपको एक, यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसाइटेशन टाइप ऑफ म्यूज़िक हिंदुस्तानी। तो वही लिखा है कि मेन एम्फेसिस इन कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ ऑन वोकल म्यूज़िक एंड मोस्ट कॉम्पोजिशंस आर टू बी संग इन्वॉल्विंग गायकी स्टाइल। तो बहुत सी कॉम्पोजिशंस को आपको गाना पड़ता है, अधिकतर कॉम्पोजिशंस को गायकी स्टाइल में। लेकिन यहाँ पर कॉम्पोजिशंस ऐसी नहीं रहेंगी, आप ऐसे भी चलते चले जाएंगे, पूरा शो खत्म हो जाएगा, ये चलता ही जाएगा। ऐसा कोई गायकी में ही कॉम्पोजिशन परफॉर्म करनी है ऐसा जरूरी नहीं है। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकल सेंट्रिक ग्रुप इज रिक्वायर्ड, vocal centric group is required, many instruments are designed to accompany the singer। ओके, आई बात समझ में? तो वहाँ पर वोकल म्यूज़िक पर फोकस होता है कार्नेटिक पे, और कॉम्पोजिशन गायकी स्टाइल में गाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो सिंगर को एकम्पनी करे। सिंगर बाउंड नहीं है कि कॉम्पोजिशन रेडी है और मुझे गायक की तरह परफॉर्म करना है, वो प्लेबैक सिंगिंग में होता है। प्लेबैक सिंगिंग में सिंगर आया, म्यूज़िकल सिस्टम है, और उसे अब उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। तो कई बार हम अपनी हरकतें करने लगते हैं तो बाहर नहीं हो जाते म्यूज़िक से। कई स्टेज शोज़ पे भी आप देखेंगे तो कई बार आप नोटिस करेंगे, तो वहाँ पर वो वैसा करने लगते हैं, तो आप कहते हैं ना ये एक्सेस ही लगा दी हरकत, ज़रूरत नहीं थी ना। जैसे एक ऐसी चुभन ही है? इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, ये ऐसा है। अब ये लम्हा कहाँ, ये तो कुछ और ही हो जाएगा। तो यू हैव टू परफॉर्म लाइक अ गायक। कॉम्पोजिशन फिट्स परफेक्टली ना गायकी स्टाइल, लेकिन उसके बिल्कुल अलग जब आप वो कॉम्पोजिशन सुनते हैं तो आपको क्यों बढ़िया लगता है, ना होगे जब तुम साजना। फिल्म के लिए उसे गायकी स्टाइल में रखा गया, बट अगर आप उसे उस ओरिजिनल सिंगर्स के परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे ना, वो तो कैसे भी जाता है, किधर भी जा रहा है, उतना ही अच्छा लग रहा है, चलता ही चला जाएगा वो, है ना। अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन को ही वो चला ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ होते चले जाएंगे। अब कहती थी फ्री लिमिट्स मिल जाती हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है दोनों म्यूज़िक स्टाइल्स का, आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तानी में और कार्नेटिक में। इतनी बातें समझ में आई? तो ये हमने डिफरेंसेस कर लिए, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें कर ली हमने, ये हमने अंत में भी दो मुख्य फ़र्क आपको स्थापित कर दिए। अब हम कुछ और फैक्ट्स लिखते हैं जो पहले के लेक्चरों में एड्रेस नहीं हुए। ओके, प्लेस और फाउंडर्स के बारे में देखते हैं। तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, रंगीला घराना, जयपुर अतरौली घराना और किराना घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना नेचुरली प्लेस ग्वालियर, द मदर ऑफ ऑल घरानास, ग्वालियर घराना। आगरा घराना नेचुरली प्लेस आगरा, रंगीला घराना का प्लेस भी आगरा, जयपुर अतरौली का प्लेस जयपुर, इसलिए मैंने ये लाइन्स भी लगाई है। किराना घराना अवध का है। ओके, फाउंडर कौन है? ग्वालियर घराने के फाउंडर नंथान खान, नंथा खान। आगरा घराने के हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान। ओके, रंगीला घराने के फैयाज खान, फैयाज खान। बेटा ये फाउंडर पूछे जाते हैं। जयपुर अतरौली घराने के अल्लादिया खान, यहाँ पर ए भी आएगा, मैंने लिखा नहीं, अल्लादिया खान। किराना घराने के अब्दुल वाहिद खान। ठीक है भाई,
तो मोस्टली खान ही है। किराना घराना अवध और फाउंडर अब्दुल वाहिद खान। और उसके ऊपर जयपुर अतरौली घराना, फाउंडर अल्लाह दिया खान। उसके ऊपर रंगीला घराना, फाउंडर फैयाज खान। उसके ऊपर आगरा घराना और फाउंडर हाजी सुजान खान। उसके ऊपर ग्वालियर घराना और फाउंडर ननथान खान। तो क्या नज़र आता है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के घराने हैं। और हमने क्या देखा, द स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ अरबिक पर्शियन इन्फ्लुएंस, ऑल द फाउंडर्स आर समवेयर द खान। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये फाउंडर हो गए। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो रह गए थे, ख्याल एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, उसके ध्रुपद से शुरू करते हैं। तो उसमें क्या आती है ये लाइन, आपको वैसे तो पता है ओवरऑल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का स्ट्रक्चर, ये चीज़ कई बार कंफ्यूज करेगी तो इसलिए लिख दी मैंने कि द एक्सपोजिशन प्रीसीडिंग द कंपोज्ड वर्सेस इज कॉल्ड आलाप। जो वर्सेस के पहले जो एक्सपोजिशन आती है वो आलाप कहलाता है। एंड इज़ यूजुअली द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द परफॉर्मेंस। ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है परफॉर्मेंस का। ये चलेगा आगे। अब कई घराने बनते हैं ध्रुपद के भी, तो लिखा हुआ है 4 फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ वाणी। तो ध्रुपद की 4 प्रकार हैं वाणी के आधार पर, कि वाणी कैसी होगी उसके आधार पर 4 प्रकार। कौन से हैं 4 प्रकार? दागर घराना, डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, तलवंडी घराना। ये एमसीक्यू आया हुआ है एक बार कि बेतिया घराना किससे एसोसिएटेड है? ध्रुपद। ओके, तो वाणियों के आधार पर। तो सबसे पहले डागरी घराना हमने लिखा है 4 फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ वाणीज और बनीज, बाणीज। तो डागरी घराना, डागरी घराना की वाणी क्या रहेगी? डागरी, डागरी वाणी में परफॉर्म होगा ये। तो क्या खासियत है? पुट्स ग्रेट एम्फेसिस ऑन आलाप। तो आलाप पर बहुत बल होता है ध्रुपद स्टाइल में। अगर आप डागरी वाणी में गा रहे हैं, घराना डागरी है, एम्फेसाइज आलाप पे रहेगा। ध्रुपद में ही अगर आप दरभंगा घराना, तो वाणी कौन सी यूज़ होगी? यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िए, खंडर वाणी, खंडार वाणी एंड गौहर वाणी। तो जब आप ध्रुपद में ही दरभंगा घराने के तहत परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वाणी गौहर हो जाएगी, वाणी खंडर हो जाएगी। डन। दे एम्फेसाइज ऑन द राग आलाप। जो आलाप रहेगा वो राग की ही फॉर्म में रहेगा, राग आलाप। ओके, वो फ्री स्टाइल आलाप नहीं रहेगा। सो दे एम्फेसाइज ऑन द राग आलाप एज वेल एज कंपोज्ड सॉन्ग्स। जो सॉन्ग कंपोज्ड है उसी पर फोकस करेंगे। ओवर ऑन इम्प्रोवाइज्ड आलाप। जो इम्प्रोवाइज्ड आलाप रहते हैं ना, आप इम्प्रोवाइजेशन करते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आलाप जो कि राग स्पेसिफिक होगा और एक कंपोजिशन होगी, प्रॉपर कंपोज्ड सॉन्ग होगा। इसमें डागरी घराने की तरह आलाप जो कि कितना भी इम्प्रोवाइज हो सकता है वैसा नहीं होगा। ये इसका अंतर है डागरी से। ठीक है, दरभंगा का डागरी से अंतर पता चल गया। एक तो डागर घराना जो है वो डागरी वाणी से चलता है, आलाप पर एम्फेसाइज करता है, लेकिन वहीं दरभंगा घराना खंडर वाणी और गौहर वाणी के साथ चलता है। और इसका अर्थ क्या है? खंडर वाणी गौहर वाणी का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये एम्फेसाइज करेंगे आलाप पे जो कि राग वाला होगा, और कंपोज्ड सॉन्ग्स पर फोकस होगा एज कम्पेयर टू इम्प्रोवाइज्ड राग, इम्प्रोवाइज्ड आलाप वो नहीं होगा। इसके बाद आता है बेतिया घराना। दे परफॉर्म द नौहर एंड खंडर वाणी। तो इनकी नौहर वाणी होती है और खंडर वाणी होती है, वो सेम ही है इसमें, खंडर वाणी स्टाइल्स। ओके, सो दे परफॉर्म द नौहर एंड खंडर वाणी स्टाइल्स, इतना ही है। आगे है तलवंडी घराना, इनकी भी खंडर वाणी है, ये भी उसी में परफॉर्म करते हैं क्योंकि फैमिली, अब ये घराना पाकिस्तान बेस्ड है, तलवंडी घराना पाकिस्तान बेस्ड है। तो आज कई लोग इसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में ध्रुपद के अंदर नहीं काउंट करते क्योंकि ये पाकिस्तान बेस्ड रहा। तो ये एक ध्रुपद के अंदर ऐड कर लीजिएगा, ये 4 फॉर्म्स, डागरी, डागर घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और तलवंडी घराना। तो डागर घराना डागरी वाणी, दरभंगा घराना खंडर वाणी और गौहर वाणी, ठीक उसी तरह से बेतिया घराना नौहर वाणी और डागरी वाणी नहीं खंडर वाणी, और तलवंडी घराना जो है ये खंडर वाणी। और ये क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड है, इसे मोस्टली एसोसिएट नहीं किया जा सकता। ख्याल में ये